हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है सीखो क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेकर के आ रहे हैं आज लुसेंट का और टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, तो इसके हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं प्रकाश के चैप्टर में। तो कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, सोचिएगा कि एक लाइट जिसे हम अपनी आंखों से अनुभव करते हैं, देखते हैं, वह एक ऊर्जा होती है। ये जो ऊर्जा होती है किस रूप में होती है उसके बारे में देखेंगे। तो यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होती है, यानी कि इसका जो गमन होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक तरंग। ठीक है, इसका ज्ञान हमें आंखों से देखने पर ही प्राप्त होता है कि यह प्रकाश है या लाइट है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलता है कि यदि हम इसकी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम 3900 339। ठीक है, 3900 यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है, प्रकाश का जो है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुण को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश में जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, वो प्रकाश के गुण को प्रदर्शित करता है, लेकिन पूर्ण सभी गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, कुछ गुण को प्रदर्शित करता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब कौन कौन से गुण को प्रदर्शित करता है उसके बारे में देखेंगे। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवन, ये सब चीजें के बारे में व्याख्या करती है। ठीक है, और ये व्याख्या को कौन करते हैं? ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग से हमें पता चलता है कि प्रकाश में ये सब गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा गुण था एक बार फिर से उनको देखिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया है, परावर्तन और अपवर्तन और सीधी रेखा में जाना, दो हो गया है। वो प्रकाश आएगी फिर परावर्तन हो जाएगी, सीधी रेखा में जाएगी। एक होता है विवर्तन, ठीक है, एक होता है व्यतिकरण, ठीक है, और एक होता है ध्रुवन। ठीक है, इस सब के बारे में क्या कौन, ये सब जो है प्रकाश का सारा क्या है, गुण है। और ये गुण कौन बताता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग बताती है, जिसकी जो है तरंगदैर्घ्य हम बता चुके हैं 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार के होते हैं। तो यह अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को यदि याद करना है तो अनुप्रस्थ एक अनुदैर्घ्य होती है। तो अनुप्रस्थ यानी प्रस्थ लग जाता है तो प्रकाश में चला जाएगा, प्रस्थ प्रकाश में, इसलिए याद करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश भी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग अलग होती है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के गुण को प्रदर्शित करती है, जो कि क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। और प्रकाश भी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। बात करते हैं प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जो जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रदर्शित नहीं कर पाती है। जैसे में आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, उच्च चुंबक लगा हुआ था, ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबक यानी चुंबक लगा हुआ था, इसमें केवल लगा हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, एक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा है क्रॉम्पटन सिद्धांत। ठीक है, क्रॉम्पटन सिद्धांत, ये दोनों उनकी व्याख्या नहीं कर पाती। कौन? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कर पाती है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी डालती है लाइट हमें, और क्रॉम्पटन का सिद्धांत, ये दो गुण और पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन का जो सिद्धांत दिया थे वो कौन दिए थे? आइंस्टीन ने व्याख्या किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन, ठीक है, क्रॉम्पटन, ठीक है, क्रॉम्पटन का जो सिद्धांत जो है कौन दिया था? तो E बराबर mc का जो दिए थे उसका नाम था आइंस्टीन। ठीक है, वही दिए थे, आइंस्टीन ने दिए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन का सिद्धांत। ठीक है, कौन था? आइंस्टीन दिया था। उसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश के फोटोन का सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की कण जो है छोटे छोटे बंडलों में बंधी होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रकाश की जो है कण की प्रकृति को व्यक्त करती है कौन? फोटोन का सिद्धांत। ठीक है, फोटोन का सिद्धांत प्रकाश की कण की प्रकृति को प्रकट करती है, यानी किस प्रकार की उनकी प्रकृति है प्रकाश की। प्रकाश का फोटोन का सिद्धांत के अनुसार बात करें तो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है छोटे छोटे बंडलों में विभक्त होती है, जिन्हें फोटोन के नाम से जाना जाता है। जिन्हें क्या बोलते हैं? फोटोन के नाम से जाना जाता है। आज प्रकाश की कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाती है, यानी कि प्रकाश की कुछ घटना जो होती है तरंग पर आधारित होती है, कुछ कण पर आधारित होती है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश को क्या बोले जाते हैं? दोहरी प्रकृति की कहते हैं, दोहरी प्रकृति के बोला जाता है प्रकाश को। प्रकाश बात करते हैं प्रकाश की वेग की जो गणना किया था सबसे पहले, वो क्या था? रोमर ने की थी, जो कि आपको बताया गया है कि वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के आवर्तनांक पर निर्भर करता है।
पूछ सकता है क्वेश्चन में आपका कि प्रकाश की चाल जो है किस पर निर्भर करती है, तरंगदैर्घ्य पर, ठीक है, कण पर, ठीक है, कोई सिद्धांत दे देगा फोटोन के कण पर, तो इस प्रकार यदि दे देगा तो वहां पर एक और भी दे देगा कि प्रकाश का क्या है, आवर्तनांक पर। तो किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश का चाल जो है माध्यम के आवर्तनांक पर निर्भर करती है, यानी किस माध्यम में वह कितना उसका आवर्तनांक होगा इस पर वह डिपेंड करती है, ठीक है। बात करते हैं आवर्तनांक बराबर होता है c/μ, ठीक है, आपका लाइन पे दिख जाएगा, ठीक है। आवर्तनांक बराबर जो होता है आपका c/μ होता है, जिसमें होता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बात करते हैं प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। वही बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। बात करते हैं प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के निम्न भागों में बांटा जाता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, उसकी जो व्यवहार है, व्यवहार के आधार पर बात करें तो इसे वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जाता है। एक वस्तु को नाम दिया गया है प्रतिदीप्त वस्तु, ठीक है। प्रतिदीप्त वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, जैसे बिजली बल्ब हो गया है, सूर्य हो गया है, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया है, तो इस सब के पास जो खुद का जो प्रकाश होती है उसे बोलते हैं प्रतिदीप्त बोलते हैं, ठीक है, ल्यूमिनियस बॉडीज। दूसरा होती है अप्रदीप्त, वे वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होती है, हमें स्वयं का प्रकाश जिन्हें नहीं होती है उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रही है तो हम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई भी वस्तु हो गया, बेंच, चेयर, कुर्सी, टेबल, जो भी ले लीजिए आपका, यानी वैसी वस्तु जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद हम उसे देखें उसे क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, ठीक है, नॉन लुमिनियस बॉडीज बोलते हैं। एक होता है लुमिनियस जिससे प्रकाश निकलता है, जिस पर प्रकाश पड़ता है तब हम देखते हैं उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस, यानी अप्रदीप्त। उसके बाद आता है पारदर्शक वस्तु के बारे में बात करते हैं। वे वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण निकल जाती है, आप समझ लीजिए पारदर्शक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी जिससे प्रकाश निकल जाती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलते हैं। जैसे कि आ जाता है कांच, सबसे पहले जल, इससे भी प्रकाश क्या होती है, होकर गुजर जाती है। उसके बाद बात करते हैं उसके अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ठीक है, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है लेकिन कुछ बाहर निकल जाता है, यानी कि बोला जाता है कि अर्ध पारदर्शक, अर्ध मतलब कि आधा पारदर्शी होगा, जिसमें से आधे पारदर्शी होगा, आधा किरण रह जाएगा, उसका प्रकाश जो है आधा रह जाएगा, आधा पार होगा। जैसे कि आप तेल लगा देते हैं कोई पेपर में, या तेल से जब प्रकाश गुजरेगी तो आधा रह जाता है, आधा बाहर निकल जाता है, इस प्रकार के बोलते हैं अर्ध पारदर्शक, ठीक है। जैसे देखते हैं शीशा वगैरह को हमेशा पोछा जाता है क्योंकि वह अर्ध पारदर्शक हो जाता है, लाइट सही से आर पार नहीं हो पाती है, उस पर गंदगी वगैरह धूल कण बैठने के कारण, या फिर तेल का चिपचिपा हो गया है इस प्रकार बैठने के कारण। इस प्रकार की वस्तुएं अर्ध पारदर्शक जिसमें तनी तनी प्रकाश आर पार हो उसको अर्ध पारदर्शक बोलेंगे। अपारदर्शक की बात करें तो अपारदर्शक वस्तुएं यानी कि वे वस्तु जिससे प्रकाश होकर किरणें बाहर नहीं निकलेगा, जिससे बाहर होकर नहीं निकलेगा, जैसे कि लकड़ी की केवाड़ी है, लाइट मारते रहिएगा बाहर निकलेगा, दीवार हो गया, ये सबसे धातु हो गया, कोई भी धातु ले लीजिए जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शक, ठीक है, अपारदर्शक वस्तु बोलते हैं। प्रकाश का बात करते हैं विवर्तन के बारे में। प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन करते हैं। जब प्रकाश मुड़ करके, जब क्या होता है, प्रकाश के किनारे में थोड़ा सा, ठीक है, प्रकाश के किनारा जो थोड़ा सा मुड़ करके उसकी छाया में जब प्रवेश करते हैं इस घटना को क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, जब प्रकाश की किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश ऐसा माध्यम से गुजरेगा जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म मौजूद हो और इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाएं में प्रसारित हो, यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि धूल कण है वायुमंडल में, अब उससे प्रकाश है, धूल कण से प्रकाश टकराएगा और जिसे इधर क्या हो जाएगा, भटकेगा, यानी कि परावर्तित हो जाएगा वो, यानी जब धूल कण के द्वारा टकराते हुए परिवर्तित होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी बात करते हैं बैंगनी रंग की प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे ज्यादा होती है, पढ़े होंगे बेनिजा पिनाला में, और जिसमें से लाल रंग की प्रकाश की जो होती है प्रकीर्णन सबसे कम होती है, तो ठीक है। उसके लिए एक क्वेश्चन इसमें आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में धूल कण है और धूल कण के कारण क्या होती है, लाइट उससे टकराएगी और जितनी छिटकेगी, इसलिए क्या हो जाएगी, वहां पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देती है। बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश जो है चिकने पृष्ठ से होकर के टकरा के वापस लौटेगी, इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का 2 नियम 10th में पढ़े होंगे। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया है प्रकाश के बारे में। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा दर्पण की ओर। ठीक है, दर्पण में आता है, सबसे पहले आता है प्लेन मिरर, जिसे बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण होता है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने रखी होती है। जैसे कि हम किसी आईना के सामने यदि 5 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, वो आईना के पीछे 5 मीटर के दूरी पर ही बनता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। ठीक है, बात करते हैं। अब बोलिएगा सर कि आईना के सामने दौड़ेंगे तो क्या होगा? तो वो इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति आईना के सामने मान के चलिए कि भी चाल से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब जो दिखाई देगा दौड़ते हुए, वो 2 भी चाल से दौड़ेगा। ठीक है, उसकी दूनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए। ठीक है, यदि समतल दर्पण पर कोई किरण आ रही है और दर्पण को थीटा कोण यदि घुमाते हैं, तो परावर्तित जो किरण होती है वहां पर रिफ्लेक्ट जो करेगी वो 2 थीटा कोण रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे दुगुना कोण। ठीक है, तो वेग भी दुगुना हो जाता है और थीटा भी दुगुना है, 2 थीटा दुगुना हो जाता है, वहां पर 2 थीटा कोण से मुड़ जाती है। बात करते हैं समतल दर्पण में वस्तु का जो पूर्ण प्रतिबिंब यदि देखना हो, तो कम से कम वस्तु का जो साइज है उसका आधा समतल दर्पण की साइज होना चाहिए, तब हम उसमें अपनी पूरी छवि को आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, 2 समतल दर्पण के बीच थीटा कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी प्रतिबिंब की संख्या, नहीं कि सीधा सीधी जानिएगा कि प्रतिबिंब की संख्या से क्वेश्चन आता है। जैसे 2 दर्पण ले लेगा, एक दूसरे के ऊपर में बोलेगा कि ऐसे झुका हुआ है ना, थीटा का मान दे देगा 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इस प्रकार यदि प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो 2 दर्पणों के बीच में, तो 360/थीटा कीजिएगा। जब थीटा से यदि भाग दे दिएगा वहां पर, यदि सम संख्या आता है तो उसमें 1 घटा के उसको विषम बनाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा विषम संख्या में होती है। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा किस में होती है? विषम संख्या में देखने को मिलती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान के चलिए 2 समतल दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो 360 क्या करेंगे? थीटा। तो 360 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है, 90 से भाग देंगे तो 4, वहां पर 4 नहीं होगा, 4 सम आ गया, इसलिए उसको विषम बनाना है तो 1 माइनस कर देंगे वहां पर, प्लस नहीं माइनस बन, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा आपका गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण से जो परावर्तन होती है उस चीज पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस प्रकार का वीडियो हम फर्स्ट बार बना रहे हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पहुंच रही है, यदि अच्छा लग रहा है, तो इस पर कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हम इस पर और लगातार इसी तरह से वीडियो बनाएं, ताकि